इसके द्वारा लिया गया DSO के जो पेपर उसको एनालिसिस कर लेते हैं विस्तार से। ठीक है, जल्दी रिवीजन कर लेते हैं जल्दी में। तो मैथ और रीजनिंग को छोड़ देते हैं पहले, कहीं मैथ और रीजनिंग रिपीट नहीं करता है। जो जीके जीएस है और करेंट अफेयर हाल ही पूछा गया उसको भी डिस्कशन करेंगे विस्तार पूर्वक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ रीजनिंग पेज में छोड़ देते हैं। चलिए आगे यहाँ से शुरू करते हैं। 11वां क्वेश्चन से 10 को मैथ रीजनिंग था, अगला 11वां से जीके जी शुरू हो जाता है। चलिए यहाँ पहला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट पूछा गया। तो 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों की सबसे अधिक संख्या किस देश से है। मैंने कि भारत में किस देश के सबसे अधिक छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं उच्च शिक्षा में। इसका आंसर जो है नेपाल के हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ के, नेपाल के छात्र भारत में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है जो बताना है। ठीक है, तो ये कौन सा पूछा है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के रिपोर्ट के बारे में बताना है। जिसमें पहला है कि 90% घरेलू आबादी के पास आधार कार्ड है। ठीक है, रिपोर्ट में ये बताया है कि हाँ 90% घरेलू के पास आधार कार्ड है। ठीक है, और 97% के पास बिजली भी है, ये भी सही है। रिपोर्ट में इस बात बताया गया कि 97% घरों में बिजली उपलब्ध हो चुका है। ठीक है, 96% घरों में बैंक या डाकघर की खाता है, ये भी सही माना गया है। कि रिपोर्ट में दिखाया गया कि 96% के जो घरों में है जो या तो बैंक खाता है या तो डाकघर खाता है। ठीक है, 83% घरों में शौचालय की सुविधा, ये भी सही है। उसमें रिपोर्ट में भी लिखा गया है कि 83% है घरों में शौचालय की सुविधा है। ठीक है, बाकी इसका आंसर है जो वेरिएट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आंसर कोई नहीं दिया गया। ऐसे उपयुक्त इसमें सही होना चाहिए, लेकिन कोई लोग आंसर इसको बी बता रहे हैं, लेकिन आंसर इसका ये बता रहे हैं वो आंसर बी इसका होना चाहिए था। चलिए थोड़ी आगे पढ़ते हैं कि नीली अर्थव्यवस्था जब ब्लू इकोनॉमी का अर्थ का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है ब्लू मैंने क्या होता है, ब्लू में पानी वाला हो गया ब्लू। ठीक है, तो इसका जब महासागरों से हो गया समुद्र तटों पर जुड़ी जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं तब ब्लू इकोनॉमी में आता है। ठीक है, ये जो ब्लू इकोनॉमी में आता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि ब्लू अर्थ जो इकोनॉमी है इसको शब्द कौन दिया था। तो गुंटर पॉल दिया था, जो जर्मन के वो अर्थशास्त्री थे गुंटर पॉल, उसने ब्लू इकोनॉमी को दिया था। अब भारत में जो ब्लू इकोनॉमी है, जो भारत का जीडीपी का कितना परसेंट है, भारत का जीडीपी का 4% योगदान करता है भारत के जीडीपी में ब्लू इकोनॉमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप कितने द्वीपों से बना हुआ है। तो लक्षद्वीप 36 द्वीपों से बना हुआ है। बिल्कुल आपको याद होगा, आसान क्वेश्चन है, लेकिन 36 द्वीपों से बना हुआ है, जिसमें से मात्र 11 पर ही मानव रहता है। मानव के बचने लायक है कितना, 11 द्वीप है। अगला है कि भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल है कौन सा, मैत्री सेतु किस नदी पर बना हुआ है। तो मैत्री सेतु जो पुल बना गया है वो कहाँ, यह है फेनी नदी पर है। ये 2021 में बनाया गया था। ठीक है, मोदी और वहाँ के जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उसके बीच में मैत्री सेतु के नाम पर रखा गया था। ये मैंने कि दोस्ती के नाम पर मैत्री सेतु रखा गया था नाम। ये कौन सा, ये है फेनी नदी पर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्क्वाड का सदस्य नहीं है। ये तो हर एग्जाम में लगभग पूछ ही लिया बीपीएससी, ASO में पूछा, DSO में पूछा, मिनरल्स वाला में पूछा था। ठीक है, ऑप्शन चेंज होता है, ऑप्शन चेंज करके डाल दिया है कौन, इसमें डाल दिया है अमेरिका हो गया, उसके बाद हो गया यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड किंगडम इस पर डाल देगा, गलत हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, भारत हो जाएगा। क्वाड में कुल 4 देश शामिल है, कौन है, USA, अमेरिका, जापान और भारत। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, 4 देश में शामिल है। इसमें यूनाइटेड किंगडम नहीं हो जाएगा। पूछा क्वाड का स्थापना कब हुआ था, 2007 में क्वाड का स्थापना हुआ था। जब 2004 का सुनामी आया था, तो सुनामी आया था जिससे मैंने कि जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जो अमेरिका के जो हिंद महासागर में द्वीप है उसको नुकसान हुआ था। तो उसको फिर दोबारा उसको रिजनरेट करने के लिए, सही से व्यवस्थित करने के लिए क्वाड संस्था किया गया था। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन कि भारत क्यों मायने रखता है। पुस्तक बहुत भी है, हर एग्जाम लगभग आइए गया ये। ठीक है, क्वेश्चन क्यों मायने रखते हैं, भारत क्यों मायने रखता है। एक पुस्तक है किनका, एस जयशंकर की, विदेश नीति के बारे में जानकारी देता है भारत क्यों मायने रखता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है सदा तंसिक भारत और निम्नलिखित में किन सदी से के बीच में हुआ है। सदा तंसिक है जब भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ। ठीक है, जो सदा तंसिक युद्धाभ्यास है जो भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। 2024 में जो हुआ था ये महादान फील्ड राजस्थान में हुआ था। महादान फील्ड कहाँ, राजस्थान में हुआ था, महादान फील्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक निम्नलिखित में से कौन सा धातु उन दुर्लभ धातुओं में से नहीं है जिनका उपयोग विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक घटकों में किया जाता है। ठीक है,
तो सीजियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में रेडियम का उपयोग नहीं किया जाता, कि रेडियम को उपयोग में से चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है मूल रूप से। कहाँ चिकित्सा में किया जाता है। स्केडियम का भी उपयोग किया जाता है, कहाँ जो इलेक्ट्रिक वाला गाड़ी है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। लेंथेनियम का भी उपयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा रेडियम। चलिए आगे पढ़ते हैं कि बंडर ड्रग्स है, उसका नाम है ओजेम्पिक्स का निर्माण नोवो नॉर्डिक किस देश के बहुराष्ट्रीय कंपनी ने किया था। इसका डेनमार्क की कंपनी है उसने किया था। ये चर्चा में इसलिए आ गया था ओजेम्पिक्स की, इसमें है कि बहुत तेज़ी से मोटापा को कम करता है, ठीक है, इसीलिए चर्चा में आ गया था, क्योंकि इसमें है जो सेमाग्लूकाइड वजन को हटाने वाला एक अथी पाया जाता है। इसलिए याद रखिएगा, क्वेश्चन पिंच पूछा जा सकता है कि ओजेम्पिक्स दवा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वजन घटाने के लिए प्रसिद्ध है, जो डेनमार्क कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। अगला कि दिसंबर 2024 में किसे हराकर डी गुके सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बन गया था। ये भी हॉट क्वेश्चन था कि लीड डेरेंग जो चाइना के लीड डेरेंग थे वो चैंपियन थे, उनको हरा करके भारत पहला सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बना था। कौन? डी गुकेश बना था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु जल समझौता के बारे में दिया कि कौन सा कथन सही है जो बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि यह संधि जवाहरलाल नेहरू और फील्ड मार्शल याकूब खान के बीच में हुआ था। कहाँ? ये लाहौर में नहीं, कराची में हुआ था। ये कहाँ? कराची में हुआ था। ये गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है कि इस संधि ने भारत को चिनाब, सिंधु और झेलम नदियों को जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की अनुमति देता है। नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो तीन नदियाँ नीचे की 3 नदियाँ हैं उसमें देता है, जैसे कि ये पहला का सिंधु, झेलम, चिनाब न हो गया। ये तीनों को तीनों है जो पूर्ण रूप से मैंने 80% जल और इस पर जो निर्माण करने का अधिकार है चाइना के पास है। बाकी जो नीचे में 3 नदियाँ हैं, जैसे कि झेलम हो गया, फिर सतलज हो गया, ब्यास हो गया, और नीचे झेलम हो गया, सतलज, ब्यास, रावी, ये तीनों नदियाँ हैं जिस पर भारत अपना 80% अथी रखता है, जल का उपयोग करेगा, कोई भी पनबिजली बना सकता है। इसलिए पहला दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अगला है कि अस्थायी सिंधु आयोग में भारत और पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहता है। ये भी सही है, तीसरा सही है इसमें। तो एक आंसर कोई नहीं है, तो पूछा कौन इसमें सही है, इसमें कोई नहीं सही हो जाएगा क्योंकि सिर्फ 3 सही है यहाँ। आगे चलते हैं कि भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ साथ किन अन्य देशों के अंतरिक्ष यात्री 2025 के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले एक्जिमो मिशन में हिस्सा थे, कौन में से शामिल थे। शुभांशु शुक्ला के साथ कौन और गए थे जो पूछ रहा है, तो गए थे 3 लोग और गए थे। शुभांशु शुक्ला मिलाकर कुल 4 लोग थे, ठीक है। इसमें पहला था इसमें कि अमेरिका के थे फेगी, और पोलैंड के थे स्लोवेज, और हंगरी के थे तिबोर कापूर, ठीक है। 3 कापूर थे जो हंगरी के थे, मैंने कि कहाँ के, अमेरिका के गए थे, पोलैंड के गए थे और हंगरी के गए थे। कहाँ के नहीं गए थे, तो ये जो नॉर्वे देश है वहाँ कोई यात्री नहीं थे। भारत के होते कौन? शुभांशु शुक्ला। ये एक्जिमो मिशन कब लॉन्च किया गया था, तो 25 जून 2025 को लॉन्च किया गया था कैनेडियन स्पेस सेंटर से। अब फाल्कन 9 इसको लेके गया था, फाल्कन 9 जो रॉकेट होता है उसके द्वारा प्रक्षेपण किया गया था इसको, ठीक है। अगला पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसरो के पहले सौर मिशन के बारे में पूछा है। मैंने आदित्य 11 के बारे में पूछा है। आदित्य 11 था सौर मिशन, इसको कब क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट या कब लॉन्च किया गया था, कौन सा यान से लॉन्च किया गया था। जिसको 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, और C-57 से लॉन्च किया गया था। ये C-57 रॉकेट का नाम है जिससे इसको आदित्य 11 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला है कि 19वां नैम शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो 19वां हुआ है उगांडा के राजधानी जो कैंपाला वहाँ हुआ है। लेकिन 20वां कहाँ होगा, तो 20वां उज्बेकिस्तान में होगा। 20वां जो नैम शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, ये हो जाएगा उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस देश ने फिलीपीन में इजराइल के कार्रवाइयों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको ICJ बोलते हैं, ICJ ने मामले को दायर किया है और नरसंहार बताया है। तो दक्षिण अफ्रीका है जो इंटरनेशनल कोर्ट है वहाँ पर जाकर केस किया है इजराइल के खिलाफ कि नरसंहार कर रहा है। उसको गिरफ्तारी जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं नेतान्याहू, उस गिरफ्तारी के वारंट जारी करवाया है। कौन? दक्षिण अफ्रीका देश है जो। अगला है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। भारत का अभियान है संबंधित देश है जो। ऑपरेशन गंगा कहाँ से चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा है जो यूक्रेन से निकालना चाहता है। 1 के 4 हो गया, इसी प्रकार से बनाना था, गलती कम से कम हुए। 1 के 4 हो जाएगा। ऑपरेशन कावेरी कहाँ से आया था, तो सूडान से निकालने के लिए जो था उनको यात्रियों को भर्तियों को निकालने के लिए सूडान से कावेरी चला था। अजय के
ऑपरेशन अजाई था जो इजराइल से निकालने वाला था, मैंने कि सी के 2 हो जाएगा। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें तो ये बहुत पुराना ही ये अफगानिस्तान से निकालने के लिए था, ठीक है। इस प्रकार से ये 4 3 2 1 हो जाएगा, 4 3 2 1, इस आंसर 1 इसका हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं कि कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक किस रसायन का उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक पूछा है तो सबसे अधिक हो जाता है सिल्वर आयोडाइड का उपयोग होता है, ठीक है। AgL का उपयोग होता है, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग होता है। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने भारत की जो आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली को विकसित किया है। किस कंपनी ने विकसित किया, तो ये किया है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किया। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किया। सहायता प्रदान कौन किया था, इसमें सहायता DRDO भी है, इसरो भी शामिल इसमें है, ठीक है। शामिल कर सहायता दिया, लेकिन डेवलप कौन किया इसको, तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसका सहायता किया है आकाश तीर का, ठीक है। अगला है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनक किसे माना जाता है। ये भी क्वेश्चन है कि जनक किसको माना जाता है। जनक पूछेगा तो ये जॉन मैकार्थी को माना जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है। वहीं पूछेगा कि जो चैट GTP के तो ये हो जाएंगे सैम अल्टमैन है, जो चैट GTP कहती है जनक है। लेकिन पूरा जो AI के जनक कौन है, तो जॉन मैकार्थी हो जाएंगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रेंच ओपन के बारे में महिला एकल के विजेता कौन है। तो फ्रेंच ओपन महिला एकल के विजेता कौन है, इसको याद कर लीजिएगा अफवाह से, ठीक है। 1 मिनट, चलिए इसको देख लेते हैं। फ्रेंच ओपन में के बारे में 2025 में बताया कि 2025 में फ्रेंच ओपन के महिला एकल का किताब कौन जीता है। फ्रेंच ओपन था ये कोको गॉफ जीता, ऑप्शन के साथ हो जाएगा, ठीक है। चारों फ्रेंच जितना भी चारों ओपन है, चारों ओपन जो ग्रैंड स्लैम का, उसको याद करने के लिए ट्रिक होता है कि AFWA अफवाह, ए से ऑस्ट्रेलिया से याद रखिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया से शुरू होता है, पहला जो होता है साल का पहला जो अच्छी ग्रैंड स्लैम होता है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, सबसे लास्ट में होता है US ओपन होता है। इस प्रकार से याद रखिएगा AFWA। अब इसका विजेता पूछेगा महिला पुरुष, याद रखिएगा महिला पुरुष दोनों को विजेता जरूर याद रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन का विजेता है ये जैनिक सिनर है। अब महिला में बात करेगा तो मेडिसिन हो जाएगा, यहाँ पर मेडिसिन जीती थी। और फ्रेंच ओपन के तो बताएं कि एक यहाँ हो जाएगा, फ्रेंच ओपन में कैलारास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन महिला में कोको गॉफ हो जाएगी, ठीक है। महिला में कोको गॉफ हो जाएगी। अब विंबलडन की बात करें तो विंबलडन में हाल ही में विंबलडन हुआ, इसमें जैनिक सिनर ने जीता है कार्लोस को हरा करके, तो जैनिक सिनर याद रखिएगा। अब महिला में बात करिए तो महिला में ईगा स्वीटेक जीती है विंबलडन, जो हाल ही में हुआ है। ये सब 2025 तक हो चुका है, लेकिन जो भी है अमेरिका ओपन है ये 2024 में अभी तक नहीं हुआ, दिसंबर में लास्ट में होता है, नवंबर दिसंबर में होता है, इसलिए 2024 का इसका डेटा है हमारे पास। 2024 में जैनिक सिनर ही जीता था, कौन सा, अमेरिका ओपन, जैनिक सिनर जीता था। अब महिला में बात कर लीजिएगा तो अर्ला सबलंका थी। फिर से रिपीट कर लेते हैं। फ्रेंच जितना ओपन है चारों ओपन गति का टेनिस का, उसको याद करने के लिए याद रखिएगा AFWA, मैंने अफवाह हो गया। तो अब बात करते हैं कि विजेता में महिला पुरुष याद करना, पहले पुरुष महिला को याद कर लेना। तो जो ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो इसमें पुरुष विजेता है जैनिक सिनर है, और महिला में है जो मेडिसिन बनी है, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया ओपन में। अब फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच में है जो कार्लोस जीता है और कोको गॉफ जीता है महिला में, ठीक है। अगला है कि विंबलडन की बात करें तो पुरुष में है जैनिक सिनर है, और महिला में जो विंबलडन जीती है कौन, ईगा स्वीटेक जीती है, ठीक है। और अमेरिका ओपन बात करें जो 2024 का ही अमेरिका ओपन है, इसमें जैनिक सिनर जीता था और अर्ना सबलंका जीती थी महिला में। इस प्रकार से सारा याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला कि निम्नलिखित में कौन सा देश यूक्रेन के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे दिमाग में मैप ही होना चाहिए, मैप याद होना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैप हम लगाएं, मैप देख लेते हैं। चलिए देखिए, हाँ ये यूक्रेन का मैप हो गया। इसमें जो कुल 7 देश लगता है, 7 देश कौन कौन सा है। पहला हो गया पहला मोल्डोवा, यहाँ पर ही, ठीक है, पहला मोल्डोवा इसका अथी है, ठीक है, पहला मोल्डोवा हो जाएगा। फिर दूसरा रोमानिया है, दूसरा नंबर पर रोमानिया है। तीसरा जैसे मांगे तो हंगरी है। चौथा में स्लोवाकिया है। पाँचवा में पोलैंड है। छठा में बुल्गारिया है। सातवां में रशिया, पूरा इस साइड में। कुल 7 देश लगता है, फिर से याद कीजिएगा, मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया, पोलैंड और बेलारूस और रूस है, ठीक है, बेलारूस और रूस है। ये 7 देश है जो यूक्रेन से लगता है। अब पूछेगा जॉर्जिया तो नहीं लगता है, पूछेगा तुर्की तो नहीं लगता है, ठीक है। पूछेगा कौन सा सागर से लगता है यूक्रेन, तो ये काला सागर से लगता है। इतना ही क्वेश्चन बनता है, मैंने कि इसका बाउंड्री के लेकर के यूक्रेन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बंद कर देते हैं। चलिए
इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा था इसमें से कि मोल्डोवा भी था, बेलारूस भी था और रोमानिया भी था, स्लोवाकिया भी था। चारों का चारा इसका आंसर सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में सभी आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में कौन सा खाड़ी को अथी करता है। तो हार्मुज से पूछा, हार्मुज जल संधि है जो हार्मुज जल संधि है जो किस किस खाड़ियों के बीच में स्थित है। तो हार्मुज है जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में स्थित है। ठीक है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में स्थित है। ये 40 का आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा हार्मुज जल संधि। अगला है कि क्वेश्चन 2024 का है कि नाइजर के साथ किन अन्य देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी के आर्थिक समुदाय जिसको इकोवास बोलते थे, इकोवास से अपनी वापसी की घोषणा कर दी है। इकोवास वो संगठन है जिसका स्थापना 1975 में हुआ था। 1975 में हुआ था। ये आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी सहारन देश या अफ्रीकन सहारन देश है उसका एक संगठन था इसमें। ठीक है, इसमें से 2024 में नाइजीरिया के साथ माली या बुर्किना फासो इसने अलग होने की घोषणा कर दिया है। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा 2 और 3 और 4 यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 2011 की जनगणना को भारत का बाल लिंगानुपात पूछा है। भारत का बाल लिंगानुपात हो जाएगा 919 हो जाएगा। पूछेगा ऐसे लिंगानुपात पूछता है, ऐसे सिर्फ लिंगानुपात पूछेगा तो हो जाएगा 943 हो जाएगा, लेकिन पूछा यहाँ पर बाल लिंगानुपात तो 919 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कि मैं इसमें प्रतीक चिन्ह सीमा दिया हुआ है, प्रसिद्ध दिया हुआ है, मैंने मिलाना है कौन सा कथन इसमें सही होगा। जो पहला दिल्ली मेट्रो के बारे में कथन है कि भारत का पहला चालक रहित मेट्रो का उपयोग करने वाला मेट्रो था। बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये पहला चालक रहित मेट्रो को अथी करने वाला जो मेट्रो था वो था बंगलौर मेट्रो। ठीक है, कौन सा था? बंगलौर मेट्रो। कौन गलत हो जाएगा? यहाँ पे बंगलौर मेट्रो हो जाएगा। अगला है कि बांद्रावली सी लिंक है जो भारत की सबसे लंबी समुद्री सेतु है। तो बांद्रावली पहले था, लेकिन अभी जो अटल सेतु बन गया है, अटल सेतु जिसको बोलते हैं ट्रांस हार्बर मुंबई वाला जो, वो सबसे लंबा पुल हो गया, इसलिए भी गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अटल सेतु या ट्रांस हार्बर मुंबई पोर्ट, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है कि दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति कौन सा? एकता, बिल्कुल एकता मूर्ति जो कितना 152 फीट 182 फीट ऊंचा है। किनका मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। केवल यहाँ एक युग में सही हो जाएगा। कौन सा? केवल एक युग सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला। चलिए आगे पढ़ते हैं कि डेटा सेंटर का मुख्य कार्य क्या होता है। डेटा सेंटर का मुख्य कार्य क्या होता है? डेटा को स्टोर करना, प्रसंस्करण करने के लिए एक भौतिक सुविधा प्रदान करना। बिल्कुल एक भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने कि रूम टाइप के बिल्डिंग होता है, उसमें बहुत सारे सुपर कंप्यूटर और डेटा रखा जाता है। आंसर एक इसका। चलिए आगे देखते हैं कि किस देश के विकास में बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण योगदान क्या है। किसी देश के विकास करने के लिए बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो क्या होता है? नवाचार को बढ़ावा देता है और सतत विकास को बिल्कुल सृजन करता है, प्रतिस्पर्धा को मजबूत करता है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो लॉजिस्टिक खर्च है वो कमा देता है, इसे कारण से ही प्रतिस्पर्धा को बढ़ा देता है, असमानता को कम करता है। बिल्कुल विकास होता है तो असमानता की कमी हो जाता है ऑटोमेटिक। इस प्रकार से यहाँ चारों का सारा आंसर हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। तो एल रूट वो सर्वर होता है। ठीक है, इसमें इंटरनेट का स्पीड इसमें उचित मात्रा में, अधिक मात्रा में होता है। तो मात्र को राजस्थान ऐसा राज्य बना अभी तक जहाँ एल रूट सर्वर बिछा दिया गया है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रतिस्पर्धी विनियमन क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। कौन सा इसमें? तो वही फिर वही क्वेश्चन हो गया, पिछले क्वेश्चन था कि अथी परिवहन जो संरचना है, इससे है कि हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट घट जाएगा और जो वस्तुओं का आवागमन है आसान बना देगा। ठीक है, इससे वस्तुओं का लागत भी घट जाएगा। इस प्रकार परिवहन अवसंरचना का विकास कर लेते हैं हम तो प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्षेत्र में विकास हो जाएगा। अगला है कि हरित अवसंरचना का अवधारणा संबंधित है। तो ये सतत शहरी विकास से संबंधित है हरित विकास का अवधारणा। ठीक है, सतत शहरी विकास से संबंधित है हरित विकास का अवधारणा। अगला है कि भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य पूछा है ऑप्शन के हिसाब से, ऐसे सही हो जाए, सभी आंसर सही है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर इसमें चुनिएगा। क्या स्मार्ट सिटी के बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी के विकास करना। बिल्कुल 4 आंसर का सही हो जाएगा। अगला कि भारत में बुनियादी ढांचा के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन सा है। तो बुनियादी ढांचा का निर्माण कौन करता है? तो लोक विभाग निर्माण करता है। लोक निर्माण हो जाएगा यहाँ पर। हमारे जो जितना भी रोड गली नाली जो कौन निर्माण करता है? तो लोक निर्माण विभाग इसका निर्माण करता है। चलिए अगला देख लेते हैं कि 10वीं वार्षिक योजना का लक्ष्य पूछा गया कि लक्ष्य वृद्धि दर क्या था। तो 10वीं वार्षिक योजना का, क्योंकि क्वेश्चन है जो स्टैटिक मैंने कि जो पेपर था ये बीपीएससी का, ये स्टैटिक का सांख्यिकी क्या है, इसलिए इसमें इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बढ़िया पूछे गए हैं। पूछा गया कि 10वीं
पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर क्या था, यहाँ पर 8% था। एक बार हम सब देख लेते हैं, अगर फिर दोबारा रिपीट करेगा तो एक बार नज़र से गुजार लेते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, लक्ष्य वृद्धि दर। एक सेकंड निकाल देते हैं पीछे, इस पर लगाएं स्लाइड को सारा। ये देखिए पूछेगा लक्ष्य, यहाँ पे लक्ष्य है, ठीक है, लक्ष्य वृद्धि दर यहाँ पर ही है। तो 10वां में पूछा था, 10वां में कितना, 10वां में देखिए यहाँ पे 8 है, यही क्वेश्चन बना था कि पूछा है कि 10वां पंचवर्षीय योजना था 2002 से लेकर के 2007 तक, तो उसका लक्ष्य वृद्धि दर कितना था, ठीक है। तो क्वेश्चन बन चुका है। पहला पूछा गया कि पहला का जो लक्ष्य वृद्धि दर कितना रखा गया था, पहला रखा गया 2.1 रखा गया था, लेकिन उससे जो वृद्धि दर रखा गया था लेकिन अधिक विकास हुआ था, 3.6 के विकास हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा जो पंचवर्षीय योजना था जिसमें विकास दर ऋणात्मक रहा था, ठीक है। तो कौन सा था, इसमें सबसे ज़्यादा ऋणात्मक रहता था, ये था ये तीसरा पंचवर्षीय योजना था, क्योंकि इसमें 61 से लेकर 66 तक था। इसमें 65 का युद्ध और चाइना के साथ 62 का युद्ध, दोनों युद्ध के कारण जो विकास दर था बहुत कम गया था, मात्र 2.8 हुआ था, याद रखिएगा तीसरा में। इस प्रकार से पूछेगा सबसे अधिक विकास दर कहाँ किस में हुआ था, तो ये हुआ था 10वीं में हुआ था, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन इससे बनता है, बाकी सब तो इतना याद करना मुश्किल है, याद भी नहीं कर पाइएगा। चलिए इतना याद रखिएगा जरूर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 12वीं पंचवर्षीय योजना का, इसमें योजना का लक्ष्य नहीं था, जो पूछ रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूछ रहा है कि हमारा लक्ष्य क्या रखा गया था, तो तेज समावेशी और समपोषी विकास करना था, ठीक है। तेज समावेशी और समपोषी विकास करना उसका लक्ष्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। इसका आंसर डी नहीं होगा, 2015 तक शून्य तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। हमारा देख लेते हैं तो कि पहला दूसरा में क्या लक्ष्य रखा गया था, सारा लक्ष्य को एक बार नज़र से गुजार लेते हैं ताकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहता है। देखिए पहला में था कि प्राथमिकता दिए थे, क्या चीज़ पर हम लोग कृषि पर दिए थे, ठीक है। पहला में कृषि पर प्राथमिकता दिए थे। दूसरा में था कि भारी उद्योग का भारी एवं आधारभूत विकास करने का था। और तृतीय में था आत्मनिर्भरता करना, आत्मनिर्भरता पर निर्धारित था। चौथा में था कि स्थायित्व विकास करना, ठीक है, स्थायित्व आर्थिक विकास करना था। पाँचवा था जानबे करता गरीबी उन्मूलन था। छठा में है कि रोजगार सृजन करना और गरीबी को कम करना था, गरीबी उन्मूलन करना था। छठा में भी था कि गरीबी को उन्मूलन कर देना है और रोजगार भी सृजन करना था, छठा का था। और सातवां की बात करें तो आधुनिकीकरण पर भी दिया गया था बल। इसमें आधुनिकीकरण पूछेगा कि कौन सा पंचवर्षीय योजना में आधुनिकीकरण पर बल दिया गया था, ये था 7वीं पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। इसमें आत्मनिर्भरता के साथ आधुनिकीकरण था। 8वां क्वेश्चन पूछा हुआ ही, 8वां पंचवर्षीय योजना पूछा हुआ है कि किससे संबंधित है, तो मानव विकास से संबंधित है। ये 69वें 70वें क्वेश्चन है ये, ठीक है। मानव विकास किससे, मानव विकास से संबंधित है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 9वां पूछेगा तो 9वां आसान है, 9वां है जो न्यायपूर्ण विकास से है, 9वां न्यायपूर्ण विकास से है, ठीक है। 10वां पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि 10वां है जो गरीबी और बेरोजगारी दोनों को समाप्त करना था। 5वां में था सिर्फ गरीबी को समाप्त करना, लेकिन 10वां में था गरीबी के साथ बेरोजगारी दोनों को समाप्त कर देना था, 10वां में था, ठीक है। इस प्रकार से 10वां हो जाएगा। 11वां में था, देखिए 11वां में तीव्र समावेशी से पे 2 शब्द दिया गया था कि 11वां में तीव्र और समावेशी था, लेकिन 12वां की बात कीजिएगा तो यहाँ पे तीव्र छूट गया, यहाँ पे तीव्र हो जाएगा भी, तीव्र समपोषी और समावेशी विकास। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार कि तीव्र समपोषी और समावेशी विकास था 12वां का, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देख लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि योजना अवधि के मध्य निम्नलिखित बिंदुओं का विचार करना। इसमें यहाँ पर भी वही क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि पहला में स्टेटमेंट दिया गया है कि बुनियादी ढांचा व भारी उद्योग का विकास पर तेज औद्योगिकरण कहाँ हुआ था। मैंने पूछा था कौन सा पंचवर्षीय योजना को क्रम से यहाँ पर सजाना है। देखिए लिखा है कि घटते क्रम इसको सजाना है, ठीक है। तो ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना था उस था भारी उद्योग पर संबंधित था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका मतलब कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में था ये, ठीक है। इसे पहले सजा लेते हैं। पहला दूसरा को है कि जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय को साथ विकास। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना था जिसमें मानव विकास करना था, जीवन की गुणवत्ता विकास करना और सामाजिक न्याय को स्थापित करना था। लिंग असमानता की कमी करना तथा तीव्र विकास और समावेशी विकास करना था। तो ये 11वां का था क्योंकि समावेशी इसमें शामिल था, इसे 11वां यहाँ पे 11वां में लिखा हुआ था ये। अगला कि विस्तारित अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ बनाकर गरीबी को समाप्त करना, ये 5वां का था, ठीक है। इस प्रकार से अगर सजाएंगे आंसर तो यहाँ पे पहले हो जाएगा, दूसरे पहले आएगा, तब 1 4 आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनाया गया था ये।
नेक्स्ट देख लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा नीति आयोग का कार्य है। देखिए इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन है, जो बहुत क्वेश्चन है जो इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है। नीति आयोग का पहला है स्टेटमेंट की क्या कार्य है, जो तो ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं को तैयार करना, बिल्कुल भी सही है। इसका योजनाओं को इसका तैयार करना कार्य है। कार्यक्रमों और पहलों को क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नत और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी सही है। इसमें जो प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण पर कार्य करना है, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध मेडल के साथ साझेदारी करना, नहीं साझेदारी करना इसका काम है। इसका काम है सलाह देना और तकनीक और क्षमताओं को विकास करना है। आंसर इसका 1 और 2 सिर्फ हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नीति आयोग का फिर क्वेश्चन पूछा गया कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग 1 जनवरी 2018 को स्थापित हुआ था, 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ था, नीति आयोग का स्थापना हुआ था। यह योजना आयोग का प्रतिस्थापित किया था, बिल्कुल उसको एक चेंज कर दिया था कि इसको योजना आयोग से ही। अगला कि इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, बिल्कुल सही है। इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका नाम है। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही, ये भी सही है। आंसर सिर्फ कौन हो जाएगा, जो पहला गलत है, बाकी 2, 3, 4 सही हो जाएगा। आंसर डी इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने के लिए दिए जाने वाले अधिकतम पूंजी सब्सिडी प्रतिशत कितना था। हाँ, तो बिहार जो 2023 में लाया था पर्यटन नीति लाया था, उसमें था कि आप मैंने कि 3 कैटेगरी बनाया था कि अगर आप 10 करोड़ तक निवेश करते हैं तो आपको 30% सब्सिडी मिल जाएगा, ठीक है। और उससे ज़्यादा 50 करोड़ तक करते हैं आपको तो 25% सब्सिडी मिलेगा, ठीक है। 25% सब्सिडी मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा कितना, 25% हो जाएगा, क्योंकि 50 करोड़ पूछा है। 50 करोड़ से ऊपर सब्सिडी भी कीजिएगा तो आपको 25% तक सब्सिडी मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है कि कथन और कारण बताना है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुआ, बिल्कुल उल्लेखनीय वृद्धि हुआ है। कारण इसका है कि बुनियादी ढांचे का विकास और कृषि व मानव विकास सकारात्मक भूमिका निभा रहा है, बिल्कुल इसका कारण यही है कि हमारे जो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर है विकास हो रहे हैं और मानव का सकारात्मक विकास की ओर भूमिका निभा रहा है। दोनों कथन भी सही है, कारण भी सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला डीपी धर ने तैयार या शुभारंभ किया था। देखिए डीपी धर ने तैयार किया था, कौन था, तो पंचवर्षीय योजना था। पंचवर्षीय योजना या बिहार की हो या भारत की हो, प्रभात के लिए पंचवर्षीय योजना काम करता था। यहाँ पर बिहार लगा के कन्फ्यूज किया गया है, कौन हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, बिहार के पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन सा पंचवर्षीय योजना जो कौन कौन तैयार किया, चलिए देखते हैं। चलिए इसको खोल लेते हैं, आइए 1 सेकेंड थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि देखने में आसान हो जाए। चलिए देख लेते हैं कौन कौन पंचवर्षीय योजना कौन कौन शुरू किए थे जो आधारित था। देखिए पहला पंचवर्षीय योजना जानते हैं कि पहला पंचवर्षीय योजना था जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसने ठीक हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, इसको हेराल्ड डोमर द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। दूसरा था पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, क्योंकि इनको तैयार किए थे पीसी महालनोबिस ने तैयार किए थे। तृतीय भी था जो ये संशोधित था महालनोबिस का, इसका भी महालनोबिस आंसर लेता है, तीसरा का भी। चौथा की बात कर लें तो चौथा था जो गॉडगिल संबंधित था, ठीक है। जो चौथा पंचवर्षीय योजना था वो गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। और पाँचवा था जो डीपी धर था जो गरीबी का उन्मूलन था। देखिए यहाँ है ना पाँचवा, पूरा भारत और पूरा भारत में ही बिहार है, इसलिए पाँचवा जो मॉडल था वो किस में था, तैयार किया था, ये तो डीपी धर तैयार किए थे जो गरीबी उन्मूलन पर था। और सातवां के लिए कोई विशेष नहीं था। आठवां की बात करें, आठवां था जो तैयार किया था ये डी.टी. लक्ष्मण सेन ने किए थे, डी.टी. लक्ष्मण कौन सा पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना को तैयार किए थे, ठीक है। सॉरी इस 6ठी योजना को तैयार किए थे, ठीक है। 7वां पंचवर्षीय योजना था जो मनमोहन सिंह ने किए थे वो लोग, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना मनमोहन सिंह तैयार किए थे, और 8वीं भी मनमोहन सिंह भी थे, उसमें वित्त मंत्री थे, ठीक है। और 9वां 10वां 11वां सब मोन्टेंग सिंह अहलूवालिया द्वारा तैयार किया गया था। 9वां के बाद 7वां भी है, सब किया गया था। याद इसमें यही रखना मेनली, डीपी धर 5वां थे, 5वां थे डीपी धर, और जो चौथा है वो है डी.आर. गॉडगिल, ठीक है। डी.आर. गॉडगिल हो गए। अब पहले दूसरा तो पता ही होगा, इस प्रकार से याद रखना बहुत ज़रूरी था इसको। चलिए आगे इसको बंद करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए कि जमुई बिहार के लिए किस लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए प्रसिद्ध है। तो ये खानदानी क्वेश्चन है बीपीएससी का, ठीक है, इसको याद रखिएगा। भागलपुर बिहार विशेष के रूप में जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन खानदानी है बीपीएससी का, इसमें टसर सिल्क के लिए है, ठीक है।
अगला कि कथन और कारक मत आना है कि नीति आयोग योजना आयोग प्रतिस्थापित किया था। बिल्कुल, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया था। इसका कारण था कि यह बदलते एक वैश्विक दुनिया को में आर्थिक नियोजन के लिए एक अधिक गतिशील और अपने दृष्टिकोण की ओर एक कदम को दर्शाता है। बिल्कुल, देखिए ऐसा जो क्वेश्चन रहा है कि किसी को चेंज किया गया है उसमें सकारात्मक बात लिखा रहेगा। यहाँ पर पूरा सकारात्मक बात लिखा हुआ है कि बदलते हुए दृष्टिकोण के आधार पर उसको हम नया चेंज किए हैं। दोनों सही हो जाएगा, कारण भी इसका सही हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन सही भी है, कारण इसका पुष्टि भी सही से कर रहा है, इसलिए दोनों सही है, सही विश्लेषण करता हुआ है। चलिए अगला है कि नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा विचार करना है। नीति आयोग के 7 स्तंभ में, बिल्कुल नीति आयोग के 7 स्तंभ होते हैं। नीति आयोग के तीन गो विशेष विंग भी हैं। बिल्कुल, हम सब पढ़े भी हैं। 3 गो कौन सा? अनुसंधान विंग होता है, एगो परामर्शदाता विंग होता है, एगो टीम इंडिया विंग होता है। ठीक है, रिसर्च होता है एगो जो अथी परामर्श देने वाला होता है, एगो टीम इंडिया बी नाम से विंग्स होता है। 3 विंग्स नीति आयोग में शामिल होता है। इस प्रकार से दोनों आंसर सही है, तो आंसर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के इसमें सदस्य नहीं थे। इनमें जो अमिता कोर्स थे, अरुणा आसफ अली नहीं थे। सुजाता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, कुल 15 गो महिलाएँ थी, उसमें से आसफ अली इसमें नहीं थी। बल्कि 15 में शामिल कौन थी? या कुमारी अमृता कौर, सुजाता कृपलानी या विजयलक्ष्मी पंडित शामिल थी। अगला है कि स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियां को कालक्रम से संबंधित करना है। कौन सा काल में आया था? जो बलवंत राय मेहता समिति का स्थापना हुआ था 1997 में। GV के राव की बात करें, GV के राव के तो 85-86 में लगा, यहाँ पर 85-86 में हुआ था GV के राव का। अशोक मेहता आया था 1977 में। थुंगन समिति 1988-89 में आया था। ठीक है, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 1 और 3। 1 3 कहाँ हो जाएगा? 1 3 इसका आंसर हो जाएगा B। चलिए अगला कि भारतीय संविधान मणिपुर के किस विशेष प्रावधान के लिए यहाँ पर अनुच्छेद में करता है? तो किस विशेष प्रावधान अनुच्छेद करता है? तो यहाँ पे C में करता है। ठीक है, मणिपुर को किस में? C में करता है। ठीक है, इसके लिए देखते हैं कि कौन सा है जो राज्य में कौन सा विशेष प्रावधान करता है। शायद हम लगाए हैं, 1 मिनट देख के बता देते हैं आपको। नहीं लगा पाए, फोटो खींच के रख दिए, सिर्फ लगा नहीं पाए, सॉरी। चलिए कोई बात, आगे बढ़ते हैं। मणिपुर के लिए कौन सा हो जाएगा? मणिपुर के लिए जो 373 के C है वो मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि संसद के अनुमति आई थी अनुमान समिति, जिसको बोलते हैं एस्टिमेट्स कमेटी है, उसमें कुल दिया गया एक निम्नलिखित में कौन सा कथन उसके बारे में सही है? जो पहला है कि अनुमान समिति का गठन जो हुआ था जॉन मैथाइस समिति के सिफारिश पर हुआ था। बिल्कुल सही है, उसमें वित्त मंत्री थे ये। ठीक है, इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधि नहीं होता। बिल्कुल, जो अनुमान समिति है उसमें से 30 के 30 सदस्य होते हैं। 300 के 300 सदस्य होते हैं जो लोकसभा से होते हैं। कहाँ के? लोकसभा से होते हैं। इस प्रकार से याद रखना है कि अनुमान समिति का 30 सदस्य होते हैं जो लोकसभा के होते हैं। ठीक है, जॉन मैथाइस समिति के सिफारिश पर गठन हुआ था 1950 में, इसका स्थापना हुआ था एस्टिमेट्स कमेटी का। ठीक है, अनुमान समिति का। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथन पर कौन सा सही है? जो बताना है कि ध्यान आकर्षक प्रस्ताव एक भारतीय नामसार है। बिल्कुल, ध्यान आकर्षक प्रस्ताव है, इस जो शून्यकाल है उसी से संबंधित है ही ध्यान आकर्षक प्रस्ताव। इसलिए जो शून्यकाल है भारत का देन है, ध्यान आकर्षक प्रस्ताव भी भारत का देन है। बिल्कुल सही है। जो ध्यान आकर्षक प्रस्ताव है वो नियमावली में उल्लेख नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसका उल्लेख किया गया है। इसको 1952 के में ऐड किया गया, शामिल किया गया था कि इसको ध्यान आकर्षक प्रस्ताव या शून्य प्रस्ताव बोलता है इसको। ठीक है, दोनों सही, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार के बहुमत चाहिए? तो लोकसभा का अध्यक्ष हटाने के लिए प्रभावी बहुमत चाहिए। प्रभावी बहुमत का मतलब कि उपस्थित जितना भी सदस्य है उसका 50 प्लस जो अगर वोट कर देता है तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हट जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद कितना 97 में इसका वर्णन है, 96 में इसका वर्णन है। निम्नलिखित में से भारतीय वरीयता क्रम के बारे में बताना है कि सबसे नीचे कौन आएगा। जो इसमें वरीयता क्रम याद रखिएगा। वरीयता क्रम के लिए 3 को तो याद होगा कि पहला दूसरा। पहला में होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री। ये तीनों याद आता है, कन्फ्यूज होता है चौथा के बाद से। चौथा में याद रखिएगा, चौथा में होता है राज्यों के, जो चौथा में होता है यहीं पर लिख देते हैं कि चौथा में होता है
कि राज्य का राज्यपाल होता है जो चौथा में आता है, ठीक है, राज्य का राज्यपाल होता है चौथा में आता है, अपने अपने राज्यों में से राज्य के बाहर गेला पर नीचे आ जाता है, लेकिन अपने राज्य में वो चौथे स्थान पर आते हैं, ठीक है। अगर कोई सम्मेलन हो रहा है तो उसमें सारा लोग शामिल हैं, तो सबसे पहले जो रो बनेगा उसमें सबसे पहले रहेंगे राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद जो चौथा रो बनेगा उसमें राज्यपाल शामिल होगा, वो अपने राज्य में सिर्फ, ठीक है। पश्चिमा की बात करें तो पश्चिमा में जो हैं जो उपराष्ट्रपति हैं, पश्चिमा में उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, जो मैंने सॉरी पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं उनको पश्चिमा में रखा जाता है। और 5 के 1 में फिर ऐड किया गया, नया ऐड किया गया था बाद में संविधान में, उपराष्ट्रपति का अगर उप प्रधानमंत्री का अगर कोई पद है जो प्रधानमंत्री का उप प्रधानमंत्री का पद अगर सृजन हुआ है, ठीक है, तो उसको 5 के 1 में रखा जाएगा। और जो छठा में रखा गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, तो वो छठा में रखा गया था। पूछा था सबसे कम कौन हो जाएगा नीचे में, ये जगह मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। तो बहुत से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध, उपराष्ट्रपति पूछा यहाँ पर ही, उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं, ठीक है। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से यहाँ हो जाएगा मोहम्मद ज़ैतुल्लाह थे जो निर्विरोध चुने गए थे। देख लेते हैं ये कौन कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए, आइए देखते हैं एक सेकंड में। चलिए देख लेते हैं कौन कौन चुने गए, यहाँ पे देख लें, इसको सर्च किए हैं तो बताया गया कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जो 2 बार बने थे, वो दोनों बार बने थे निर्विरोध बने थे, ठीक है। कौन सा सर्वपल्ली राधाकृष्णन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में अभी दिया था कि वो बने थे 89 में, ठीक है, 79 में बने थे, वो निर्विरोध चुने गए थे। हिदायतुल्लाह भी चुने गए थे निर्विरोध में। ये शंकर दयाल शर्मा भी थे, ये भी निर्विरोध चुने थे, निर्विरोध बने थे, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी निर्विरोध बने थे। हिदायतुल्लाह के बारे में होइए कि शंकर दयाल शर्मा होंगे। तीनों के तीनों जो हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, कौन कौन? एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और डॉक्टर शंकर नारायण शर्मा, तीनों याद रखिएगा, तीनों को तीनों निर्विरोध उपराष्ट्रपति बने थे। चलिए इस प्रकार से आंसर यहाँ कौन हो जाएगा? मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो जाएगा। अगर आंसर आता ये कृष्ण पहला जो था वो भी रहता तो भी आंसर हो जाता। कौन कौन सा? शंकर दयाल शर्मा और राधाकृष्णन, ये भी हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। आगे बढ़ते हैं कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही को अगर उच्च न्यायालय स्थापित करना है, संविधान में लिखा हुआ है, तो 231 में लिखा हुआ है। याद करने के बढ़िया है कि 2 या 3 के लिए एक होना चाहिए, 2 या 3 के लिए एक होगा। यहाँ पर हम पंडाव की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं किसका? उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं कि 2 या 3 के लिए एक ही होगा, ठीक है, 2 या 3 के लिए एक ही होगा, ठीक है। अगला पढ़ते हैं कि अनुच्छेद देख लेते हैं कि 229 है, इसमें है कि अधिकारियों के जो व्यय है उसके बारे में वर्णन करता है, ठीक है। अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 32 इसको रद्द कर दिया गया है। अनुच्छेद 30 है वो संघ क्षेत्रों तक विस्तार है, माने कि जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसका विस्तार संघ क्षेत्र तक, जैसे कि कोलकाता उच्च न्यायालय उसका विस्तार कहाँ तक है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है। वो अनुच्छेद 230 बोलता है इसका विस्तार होगा, उसी के तहत विस्तार किया गया है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान जिसे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है जो अमेरिका से लिया गया, ठीक है। ये किसको प्रदान करता है? तो ये उच्च न्यायालय के भी पास सही शक्ति है, ये सर्वोच्च न्यायालय के पास भी है। दोनों न्यायालय माने कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है, ठीक है। इसका जो पावर मिलता है अनुच्छेद अगर पूछेगा तो ये जो सबसे प्रमुख अनुच्छेद 13 है, ठीक है, 13 का दोनों करता है, ठीक है। तो बाकी सर्वोच्च न्यायालय के और भी है, 32 हो गया, 336 हो गया, 136 हो गया, 137 हो गया, ये सर्वोच्च न्यायालय को पावर करता है कि आप पुनर्विलोकन कर सकते हैं, गलती हुआ है फिर सुधार सकते हैं, या कोई निर्णय दिया जा चुका है फिर से निर्णय को बदला जा सकता है, ठीक है। वही उच्चतम न्यायालय की बात करें तो ये हो गया अनुच्छेद 13 हो गया, और 226 है, 227 है जो उच्च न्यायालय को पावर देता है पुनर्विलोकन करने के लिए। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 76 जो 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया था, जो पूछा नहीं किया गया था। जितना भी जो बाद में ऐड हुआ उसमें क्लॉज में सब क्लॉज ऐड किया गया, ठीक है। जैसे क्लॉज है, इसमें कुछ हम ऐड करेंगे तो सब क्लॉज बन जाएगा, ये सब क्लॉज है, ये सब क्लॉज इसको बाद में ऐड किया गया है, ठीक है। इसको भी बाद में ऐड किया गया क्योंकि इसमें सब क्लॉज जोड़ा हुआ है। और 38 और 39 दोनों के दोनों है जो ऐड नहीं किया गया। आंसर पता नहीं क्या लेगा इसका आंसर, लेकिन दोनों होना चाहिए कि दोनों बाद में ऐड नहीं किया गया, पहले से संविधान में वर्णित था। आंसर दोनों इसका हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निवास कर रहे कनाडा के नागरिकों को निम्नलिखित में से किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, ठीक है। किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? याद रखिएगा जो विदेशी होते हैं उनको
अनुच्छेद 15, 16, 15, 16, 19, 29 और 30 ये कि सिर्फ भारतीयों को मिलता है, किसी विदेशी को नहीं मिलता है। यही अनुच्छेद बार बार पूछता है आपको। 15, 16, 19, 29, 30 जो अनुच्छेद है वो सिर्फ भारतीयों को मिलता है। तो चलिए इसको फिट करते हैं इसके हिसाब से। धर्म की स्वतंत्रता कितना में? अनुच्छेद 25 में है। ठीक है। अगला की गिरफ्तारी के और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, ये अनुच्छेद 22 में है। ठीक है। अगला की कानून की समानता की बात करता है, अनुच्छेद 14 में है। अगला अभिव्यक्ति की आज़ादी, अनुच्छेद 19 में है। इस प्रकार से कौन जो विदेशी को नहीं प्राप्त होगा, तो अनुच्छेद यहाँ पे 20 इसमें है, 19 है, यहाँ पे 19 आ गया है। आंसर डी इसका हो जाएगा कि अभिव्यक्ति के जो स्वतंत्रता है उससे भारतीय जो नागरिक है उनको प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था? जो स्वतंत्र भारत हुआ था, आज़ाद हुआ था, उसके समय जो वाणिज्य मंत्रालय था वो किनके पास था? तो वाणिज्य मंत्रालय था जो ये एस.सी. भाभा के पास था। किनके? एस.सी. भाभा के पास थे। फिर इस क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ बार बार कि मंत्रालय वाला कौन सा था। इसको देख लेते हैं एक बार पूरा मंत्रालय, एक सेकंड में आइए, एक बार नीचे है पूरा मंत्रालय, एक बार देख लेते हैं। देखिए ऐड किए गए, देख लीजिए। ये है क्या भाई? स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत 1947 में बना था। इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे और राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष बने थे। गृह मंत्री जानबे करते होंगे। ये पूछता है बार बार, खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो खाद्य कृषि मंत्री राजेंद्र बाबू थे। शिक्षा मंत्री पूछा हुआ क्वेश्चन है, और अबुल कलाम आज़ाद बने थे। रेलवे पूछा, जन्म था हो जाएगा। विधि मंत्री पूछेगा था, अम्बेडकर सब बने थे। और श्रम मंत्री जगजीवन राम। और रक्षा मंत्री जो बने थे वो कौन? बलदेव जो रक्षा मंत्री बने थे। स्वास्थ्य मंत्री बने थे अमृत कौर। और वाणिज्य मंत्री क्वेश्चन पूछा हुआ है, वाणिज्य किनके? एस.सी. भाभा के पास था वाणिज्य मंत्रालय। संचार था किनके पास था? संचार था रफीक किदवई के पास था। वित्त मंत्री पी षणमुगम शेट्टी के पास था वित्त मंत्री। और उद्योग आपूर्ति पूछेगा तो श्यामा प्रकाश हो जाएगा। कौन सा? उद्योग व आपूर्ति पूछेगा तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। और खनन ऊर्जा मंत्रालय था जो किनका था? B.N. गाडगिल के पास था। इस प्रकार से था। चलिए एक बार रिपीट कर लिए, रिवीजन मार लिए, याद तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा, इसमें से हो गया था, ये थे रेल मंत्री, इसे कौन सा? ये थे सरदार पटेल थे, गृह मंत्री थे। इस प्रकार से याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? जो पूछ रहे हैं। तो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो अब बात कर रहे हैं किसका? प्रारूप समिति का। प्रारूप समिति का स्थापना हुआ था 29 अगस्त को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर अम्बेडकर जी। इसमें से अब बाकी 7 सदस्य और थे, कुल 8 सदस्य था ये। इसमें से ये प्रथम कौन थे? अध्यक्ष बने थे अम्बेडकर साहब। बाकी सदस्य देख लेते हैं कौन कौन में पूछा के सदस्य नहीं थे। तो अलादी कृष्णा स्वामी इसके सदस्य थे बिल्कुल। अब बीटी कृष्णाचार्य के सदस्य नहीं थे। यहाँ पे हो जाएगा टी कृष्णाचार्य हो जाएगा, बीटी नहीं हो जाएगा। ठीक है। टी कृष्णाचार्य सदस्य बने थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी सदस्य थे। और एन गोपाला स्वामी अयंगर भी सदस्य थे। ठीक है। यहाँ पे याद रखिए बीटी नहीं थे बल्कि टी कृष्णाचार्य इसके सदस्य थे। कन्फ्यूज कर सकता है बीटी और टी में। याद रखना कि टी सदस्य थे, बीटी नहीं थे। हालांकि भारतीय संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव पूछा है। चुनाव के संबंध से संबंधित प्रावधान किस देश के स्रोत से कहाँ से लिया गया है, जो पूछ रहा है। तो राज्यसभा में जो सदस्यों को हम चुनाव करते हैं वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। वही पूछेगा, नामांकन पूछेगा तो आयरलैंड से हो जाएगा, लेकिन पूछा है चुनाव हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1971 निम्नलिखित में अकालो आयोग को कालानुक्रम से सजाना है। ठीक है। अगर आपको याद है सारा डेट तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है। इसमें देखिए पहला था मैकडोनल्ड के बारे में दिया कि 1901 में गठन किया गया था। स्ट्रेची आया था 1880 में, स्ट्रेची आया था। कैंपवेल आया है 1897-98 में। जो लोयल आया था जो 97-98 में आया था। कैंपबेल की बात करें तो कैंपबेल आया था 1866 में आया था। सबसे पहले कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। कैंपबेल 66 में, उसके बाद स्ट्रेची 80 में, उसके बाद जो है लोयल हो जाएगा, उसके बाद मैकडोनाल्ड हो जाएगा। मैकडोनाल्ड सबसे लास्ट में यहाँ हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। चलिए आंसर इसका 1 हो जाएगा। अगला कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बदरुद्दीन तैयब में कौन से योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में हम तो जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अध्यक्ष बने थे और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। ठीक है। दूसरा अध्यक्ष बने थे और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। यह हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता को सक्रिय रूप से भागीदारी बिल्कुल कब बने थी? तो ये बने थे 86 में बने थे।
85 में पहला बैठक हुआ, उसमें बने थे पहला अध्यक्ष, लेकिन दूसरा अध्यक्ष जो बने थे कौन, ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। 86 में जब मद्रास सम्मेलन हुआ तो वहाँ बने थे। चलिए अगला के जो भागा जतीन या बाघा जतीन जिनको नाम से जाना जाता है, का बारे में कौन सा कथन सही है जो बताना है। इसमें से कथन को चूज करना है कि बाघा जतीन के बारे में। आंसर इसका डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा कि वे जुबंतर क्रांतिकारी समूह से जुड़े हुए थे और 1915 में बालासोर उड़ीसा में जो पड़ता बालासोर में ब्रिटिश बलों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। कौन था, वाघा जतीन। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहाँ, उड़ीसा बालासोर में 1915 में ब्रिटिश से लड़ते हुए इनका देहांत हो गया था। कौन थे, बाघा जतीन या भागा जतीन, यहाँ लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। बिल्कुल, कौन सा क्षेत्र में लागू किया गया था, बिहार बंगाल उड़ीसा में लागू किया गया था। बिहार बंगाल और उड़ीसा में लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान जो साल्ट पिट जो सिंधा नून के नाम से निर्मित हुआ था बिहार में। वही पूछ रहा है कि जो आरंभिक औपनिवेशिक काल था जो बिहार से कौन सी चीज़ आयात करता था, तो जो अथी था कौन सी, साल्ट बिटर बारूद बनाने के रूप में बिहार से इंपोर्ट करता था। आंसर इसका बिहार हो जाएगा। अगला कि जगदीशपुर के विद्रोह के नेता कौन थे। तो बहुत भैया ये बहुत खानदानी क्वेश्चन है, किसका, बीपीएससी का। इसका कौन हो जाएगा, कुंवर सिंह हो जाएंगे आंसर। ठीक है, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं, याद होना ही चाहिए आपको। ये क्वेश्चन बढ़िया है कि बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था। तो बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी का स्थापना हुआ था 1867 में हुआ था। याद रखिएगा, 1868 में बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी का स्थापना 1868 में हुआ था। कौन किए थे, सैयद इमाम अली ने किए थे, मुजफ्फरपुर में किए थे। याद रखिएगा, सैयद अली इमाम द्वारा किया गया था। कहाँ, मुजफ्फरपुर में किया गया था। और इन्होंने ही लंगा सिंह कॉलेज का स्थापना किया था। ठीक है, इसको बोला जाता है कि बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का एक शाखा था। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी इसको बोला जाता है, बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी का। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था। तो ये हुआ था 1868 में। वही ये चीज़ है, इसको बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी की बात है खाली। चलिए आगे बढ़ते हैं कि स्पेनिश फ्लू के बारे में पूछा गया था। स्पेनिश फ्लू के सबसे पहले 1918 में भारत के किस शहर में आया था। ठीक है, तो इसका आंसर तुक्का लगाना हुआ था कि कहाँ आया था ये 1900 बम्बई में आया था। बम्बई में आया था। ठीक है, जब सैनिक जो विदेश से सैनिक जब भारत आए थे लोग, उस सैनिक के माध्यम से जो स्पेन में जो सैनिक कार्य कर रहे थे उनके माध्यम से ही बम्बई पहुंचा था स्पेनिश फ्लू। अगला कि सूची को सूची 2 से मिलाना है, असली नाम और लोकप्रिय नाम से। मूल नाम किनका नाम था, मूल नाम तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। ठीक है, देवेंद्र नाथ की बात करें तो किनका नाम था, तो ये नरेंद्र नाथ दत्त था जो स्वामी विवेकानंद का असली नाम था। और गदाधर चट्टोपाध्याय की बात करिएगा तो ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। और मार्गरेट एलिजाबेथ था जो भगिनी निवेदिता का नाम था, जो स्वामी विवेकानंद का शिष्य थी। कौन, निवेदिता। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा इसका 3 4 1 2 3 4 1 2 आंसर इसका 1 हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन के जाते हैं नेक्स्ट है कि जब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जोड़ पका रहा था तब किसने मॉडल मिंटो सुधार पत्तान कसते हुए कहा कि पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता ये थी बाइबल इकबाल या जिन्ना नहीं वरना मिंटो है। ये कौन बोले थे ये, तो ये बोले थे बिहार से संबंधित कौन, राजेंद्र प्रसाद बोले थे। अपने पुस्तक जो डिवाइडिंग इंडिया है उसमें वर्णन किए हैं कि जो भारत का पाकिस्तान का जो जन्मदाता है वो मिंटो है। कि मिंटो ने सबसे पहले 1909 में हिंदू मुस्लिम को विभाजित करने का कार्य किया था। इस प्रकार से मिंटो इसका असली जन्मदाता है। कौन बोले थे, राजेंद्र प्रसाद बोले थे। पुस्तक का नाम भी पूछता है, कौन सा पुस्तक में बोले थे, ये बोले थे डिवाइडेड इंडिया में। अगला है कि कथन को इस बारे में सत्य नहीं है जो बताने में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो 1882 में हंटर आयोग रिपोर्ट ने लड़कों के तुलना में लड़कियों को स्कूल के लिए अधिक उदार अनुदान सहायता और लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति और पुरस्कार किया था। बिल्कुल, जो हंटर योग था उसमें लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक है, आंसर पहला सही हो जाएगा। दूसरा था कि धोदो केशव कार्य उच्च जाति के हिंदू विधवाओं को शिक्षा के खिलाफ थे। बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। वो खिलाफ नहीं थे बल्कि समर्थन करते थे। दूसरा गलत हो जाएगा। अगला है कि मद्रास में थियोपिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट ने कहा कि प्राचीन समय में हिंदू महिलाओं को शिक्षित
और समाज में स्वतंत्र घूमती थी। बिल्कुल बोली थी वो कि जो प्राचीन काल में जो यहाँ की जो महिलाएं हैं वो शिक्षित थी या स्वतंत्र रूप से घूमती थी। ठीक है, अगला कि उत्तर भारत के आर्य समाज में स्त्री शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया गया, ये भी सही है। इसका आंसर पूछा कौन सा गलत है, तो आंसर बी जो गलत है इसका। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं क्रम को निम्नलिखित घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत किया था। तो ये जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, उसके द्वारा औपचारिक शुरुआत माना जाता है। जबकि शुरुआत तो इस समय सारा कांड कैसे हुआ था, लेकिन औपचारिक शुरुआत ऑफिशियल जो शुरुआत हुआ था नागपुर अधिवेशन के बाद हुआ था। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता है जो बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 के प्रमुख रूप से जुड़े थे, जो भारत के जन आंदोलन में महात्मा गांधी के पहला सक्रिय भागीदारी हुई था। ठीक है, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि चंपारण में कौन मुख्य रूप से जुड़े हुए थे महात्मा गांधी के साथ में। ठीक है, तो कौन जुड़े थे, तो देखो तो आंसर इसका राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।